हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो में ये पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट में कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्या क्या होता है आपकी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपने आगे के डिस्कशन के लिए। तो हमने एग्जांपल लिया था वही हमारी 500 लाख कैपिटल वाली कंपनी का। ठीक है, एंड हमने बोला था कि इसमें सेल्स हो रही 2000 रुपीज़ की, जिसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज़ कैलकुलेटेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एंड इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। तो दिस कॉस्ट इज 1400। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचता है 600 विच इज हम अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है हमको। ठीक है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको ग्रॉस प्रॉफिट बता देता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और चाहे वो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट हो, या डेली वेयर एंड टियर की बात मेंटेनेंस कॉस्ट हो, तो इसके बाद हमको मिलता है हमारा ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 300। जब हम लोग अब हमने देखा कि दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी हम लोग को अब सब्ट्रैक्ट करना होगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, और ये इंटरेस्ट किसके लिए होगा? ये होगा हमारे जो बोरोवर्स हैं, इनसे जो हमने कैपिटल लिया था उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट देना है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे इंटरेस्ट में। ठीक है, तो जब हमने प्रीवियस वैल्यूज़ के हिसाब से ये कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट की वैल्यू है 51 लाख रुपीज़, जो माइनस करके हमारे पास फाइनली आपका अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा 249 लाख रुपीज़। ठीक है, इसमें से हमने अज्यूम किया कि हमारा टैक्स है 40%, और 40% टैक्स को जब माइनस किया तो हमारे पास फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास बचा 149 लाख रुपीज़। इसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा 149 लाख रुपीज़ है, जो नेट प्रॉफिट है, ये हमें बेसिकली अपने फंड होल्डर्स को किस तरह से देना है। तो हमने स्टार्ट किया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाय टेकिंग 149 लाख रुपीज़ सबसे पहले। ठीक है, इसमें से हमने सबसे पहले जो दिया दैट वाज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था प्रीडिटरमाइंड, उसके बेसिस पर ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर जितना कैपिटल था दैट इज 50 लाख रुपीज़, 12% ऑफ 50 लाख रुपीज़ हमने निकाला। 6 लाख रुपए हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया एज प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे नेट प्रॉफिट में से। हमारे पास वैल्यू बची 143 लैक्स, जो कि हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में या रिटेन कर सकते थे अपने बिजनेस में, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इसमें से 40% हमने रिटेन कर लिया, जो कि वैल्यू आई 57 लाख रुपीज़, और बाकी बचा हुआ 86 लाख रुपीज़ हमने अपने इक्विटी या ओनर्स को इक्विटी डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया। ओके, सो फर्दर टेकिंग दिस एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एंड अब हम क्या करेंगे कि हमको हमारे पास जितने भी रेशियोज़ हैं हमारी इनकम से रिलेटेड, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जब आप इनकम या पी&एल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक तो बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट। ठीक है, और सेल्स की टर्म्स में बात करें तो या तो इन सेल्स की वजह से प्रॉफिट होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब ये सेल्स हुई थी तो कुछ कॉस्ट लगी होगी या कुछ एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, जो आपको बिजनेस रन करने के लिए लगे हैं। तो यही दोनों रेशियोज अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वन इज योर एक्सपेंस रेशियोज एंड द अदर वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो देखिए, हमने ये पढ़ा था कि ईबीआईटी को हम लोग ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास तीन टाइप के प्रॉफिट हैं। एक है ग्रॉस प्रॉफिट, जो आप सेल्स में से केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर आप इसमें से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है।
और फाइनली इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह सब हटाने के बाद आपको मिलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये तीसरे टाइप का प्रॉफिट है आपका नेट प्रॉफिट। तो यही तीनों रेशियोज हैं। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें आप लेते हो ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हो सेल्स से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेकेंड रेशियो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसके अंदर आप नेट प्रॉफिट की वैल्यू लेंगे, उसको सेल से डिवाइड कर देंगे और ये भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फाइनली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो कि आप ऑपरेटिंग इनकम लेंगे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, क्योंकि सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, राइट। तो इसीलिए अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 30% है, तो इसका क्या मतलब है कि फॉर सेल्स ऑफ 100 रुपीज़ आपका 30 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि 70 रुपये का जो था दैट वाज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर मुझे ये एक्सपेंस रेशियो निकालना होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना मतलब रेशियो था सेल्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, जिसके अंदर हम लोग केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करते हैं सेल्स से। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 70%। और बहुत ही सिंपल है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं तो आपको ये याद रहेगा। दूसरा एक्सपेंस रेशियो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। अब देखिए, पहले हमने बात की थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जहाँ पर हमने ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी को लिया था न्यूमरेटर में। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा न्यूमरेटर में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में तो सब जगह हम लोगों ने सेल्स ही लिया है, क्योंकि ऑल दीज रेशियो, ये जो दोनों रेशियो हैं प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंसेस, ये दोनों रेशियोज को आप कैलकुलेट करते हैं सेल्स की टर्म्स में। ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर जो है हमेशा सेल्स रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंस रेशियो में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में हम लोग लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये वाली वैल्यू डिवाइड कर देंगे इसको अपनी सेल्स से, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। थर्ड रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पर हमने केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही लिए थे। ठीक है, बट ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि ऑपरेटिंग पूरे ऑपरेशन के लिए, पूरे आपके बिजनेस के लिए आपको दोनों एक्सपेंसेस खर्च करने पड़ते हैं, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। इस वजह से आप इसमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए दोनों कॉस्ट जो है आपकी 1400 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के 300 लाख रुपीस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपनी टोटल सेल्स से। तो इस तरह से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्सपेंस रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा काइंड ऑफ रेशियो होता है रिटर्न रेशियो। अब देखिए, जब भी हम रिटर्न की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि मतलब अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, तो मुझे इस पे क्या फ़ायदा हुआ, इस पे क्या रिटर्न मिलेगा, ठीक है, क्या प्रॉफिट हुआ। ठीक है? तो सिमिलरली जब हमारे ओनर्स कोई भी पैसा दे रहे हैं कंपनी को, तो जो इक्विटी दे रहे हैं उन पे उनको क्या प्रॉफिट मिला, या फिर अगर जो पूरा बिजनेस है, क्या ये पूरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, है ना, क्या ये बिजनेस आगे चला सकते हैं या नहीं। तो मतलब ओवरऑल जो हमारा कैपिटल था उस पर कितना रिटर्न है, ये सारी चीज़ें हम रिटर्न रेशियोज में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रिटर्न रेशियो होगा, जैसे कि मैंने बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना भी मेरा कैपिटल था
प्रीवियस एग्जांपल में जो कि मैंने लिया 500 लाख रुपीस, है ना, इस कैपिटल के अगेंस्ट मेरा कितना रिटर्न आया। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में लेंगे ऑपरेटिंग इनकम या फिर EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय क्या कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी, 500 लाख। ओवरऑल कैपिटल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 500 लाख ले लिया हमने। दिस इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3/5। द सेकेंड वन इज रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले हमने EBIT लिया था, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट पर हम लेंगे अपना नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 149 लाख रुपीस, प्रीवियस एग्जांपल में हमने टोटल एसेट्स माने थे 600 लाख रुपीस के। ठीक है, और हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी रिटर्न ऑन एसेट्स। एंड द थर्ड रेशियो इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, मैंने पहले भी बताया था। इक्विटी का मतलब है जो भी हमारे ओनर्स का फंड है। ठीक है, ओनर्स फंड बोलिए इसको, या इक्विटी बोलिए, या नेटवर्थ बोलिए, और इसके अंदर हम 3 टाइप की इक्विटी लेते हैं। हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, एंड आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो कंप्लीट कैपिटल, चाहे वो ओनर्स का हो चाहे बोरोअर्स का, यहाँ पर कंप्लीट कैपिटल आएगा। जबकि जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो आप लेंगे नेट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर फंड्स से, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिया था, देखिए यहाँ पे हमने लिया था इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका सम वाज 200 लाख रुपीस विच इज आवर इक्विटी। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आपकी वैल्यू हो जाएगी 149 अपॉन 200। सो अब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्सपेंस रेशियो एंड रिटर्न रेशियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रेशियोज। अब देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट रेशियोज की बात करते हैं तो इसमें जो बातें हमें ध्यान में रखनी है या जो बार बार यूज होंगी वो है हम कौन सी शेयर की वैल्यू लेंगे। ठीक है, और शेयर वैल्यूज आप जानते हैं 3 होती हैं। एक होती है आपकी फेस वैल्यू, जो कि जब शेयर्स अलॉट होते हैं स्टार्टिंग में कंपनी में, वो किस वैल्यू पे अलॉट होते हैं वो। तो हम अपने डिस्कशन के लिए मान लेंगे कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज। ठीक है, दूसरा है आपका करंट मार्केट प्राइस, मतलब एट द करंट मोमेंट, इस टाइम पर ये शेयर कितने प्राइस पर, जो मार्केट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है वो कितने प्राइस में हो रहा है। ठीक है, तो ये हम मानते हैं 200 रुपीज। एंड द थर्ड वन इज बुक वैल्यू। आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया और करना सीखा है बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू है जो हमें थ्योरेटिकली पता चलती है बेस्ड ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड नेटवर्थ। ठीक है, कि किस वैल्यू पे एक्चुअली हमारे कंपनी के शेयर्स वैल्यूएटेड हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी इज एट ₹50 पर शेयर। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो स्टॉक मार्केट रेशियो हम पढ़ते हैं वो होता है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर मतलब एक हर शेयर पे आपको कितना अर्निंग मिलेगी। एंड ये बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना। बेसिकली जो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमने पढ़ा था, अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे, हमने बोला कि हम
अपना एग्जाम्पल में वैल्यू लेंगे फेस वैल्यू की 10 रुपीज़ पर शेयर, राइट। और इक्विटी कैपिटल कितनी थी? इक्विटी कैपिटल थी आपकी 100 लाख रुपीज़, जो हमने एग्जाम्पल पहले लिया था, ठीक है। एट 10 रुपीज़ पर शेयर आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए आपके पास 10 लाख, ठीक है। अब अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो है, हमने पहले भी पढ़ा था सॉरी, कि दिस इज इक्वल टू जो हमारा पैट है, जो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो कि 6 लाख रुपए था, तो हमारे पास आ जाता है अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.3 143 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.3। तो हमारे जो अर्निंग्स पर शेयर है, पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग इज 14.3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम डिविडेंड पर शेयर, मतलब यहाँ पर हमने देख लिया कि ओवरऑल अर्निंग्स क्या है, चाहे वो रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में हो या फिर आपके डिविडेंड के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो डिविडेंड में हम वही डिवाइड करेंगे जो टोटल इक्विटी डिविडेंड था, विच इज योर 86 lakhs, ठीक है। इक्विटी डिविडेंड मतलब सबसे पहले हम लोगों ने पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया था, ठीक है। और फिर हमने इसमें से अगर हमको अपनी कंपनी के लिए कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स रखनी है तो वो माइनस कर दी थी, ठीक है। और जो रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद बच रहा था, दैट वाज योर इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। तो आप अपने बेसिकली इक्विटी डिविडेंड को जब 10 लाख शेयर से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आपके पास आ जाएगा 8.6 एंड दिस इज योर डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। अच्छा, अब प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने ये भी पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं कि 40% जो है अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स में ले रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा डिविडेंड है वो 60% हो गया, क्योंकि बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड को मिला के ही आपकी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बनता है, ठीक है। तो अगर हमारी रिटेन्ड अर्निंग 40% है तो हमारा डिविडेंड कितना बचेगा? 60%। तो इस तरह से हम आते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो पर, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो की वैल्यू एक्चुअली वही होगी जितना भी आपने इक्विटी डिविडेंड बचाया है, ठीक है। तो 60, और ये कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप निकालें डिविडेंड पर शेयर, जो डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू थी 8.6 को डिवाइड कर दीजिए अर्निंग पर शेयर से, ठीक है, जो कि 14.3 थी, इंटू 100। यहाँ से भी आपकी वैल्यू एग्जैक्टली मतलब 60% ही आएगी, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब इसी तरह से हमको पता है कि डिविडेंड जो है इक्विटी डिविडेंड प्लस आपका रिटेन्ड अर्निंग्स विल गिव यू अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। तो इसीलिए अगर हम लोग रिटेंशन रेशियो की बात करें तो वो 100 माइनस योर डिविडेंड पे आउट रेशियो करेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो रिटेंशन रेशियो आप निकाल लेंगे 100 माइनस योर डिविडेंड पे आउट रेशियो, सो 100 माइनस 60 जो कि 40% है आपका रिटेंशन रेशियो, मतलब कितना अमाउंट ओवरऑल अर्निंग्स का आपने कंपनी में वापस लगा दिया। नेक्स्ट वी हैव प्राइस अर्निंग रेशियो। नाम से ही काफ़ी क्लियर है ये वाला, आपको प्राइस कैलकुलेट करना है, प्राइस का रेशियो कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स। क्या प्राइस लेंगे यहाँ पे? यहाँ पर आपको लेना है करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब क्या है? अर्निंग्स का मतलब है आपका अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस हमने माना है 200 रुपीज़, आपका अर्निंग पर शेयर है 14.3, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 14 आएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर जो मेरी करंट मार्केट प्राइस है, जिस प्राइस पर अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है, दैट इज़ 14 टाइम्स
that is 14 times of the earning per share. ठीक है, that is 14 times of the earning per share. The current market price is 14 times of the earning per share. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविडेंड यील्ड रेशियो एंड अर्निंग्स यील्ड रेशियो। इसका क्या मतलब है कि मुझे अगर आज की डेट में मैं इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा या कितना फाइनली यील्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड या फिर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, तो जब हम अर्निंग्स की बात करें, डिविडेंड की बात करें, तो इसके लिए हम ले लेंगे सिंपली डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, जो भी वैल्यू डिविडेंड पर शेयर की है डिवाइडेड बाय, क्यों, क्योंकि आप आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किससे डिवाइड करेंगे, जो आज की डेट में मार्केट प्राइस है शेयर की। सो देयरफॉर यू विल डिवाइड योर डिविडेंड पर शेयर बाय करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जैसे हमने डिविडेंड पर शेयर निकाला था 8.6, करंट मार्केट प्राइस है 200। ठीक है, तो 4.3% जो है आपको डिविडेंड मिल रहा है, 4.3%। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जैसे अगर आप 200 रुपीज़ का एक शेयर लेते हैं आज की डेट में तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, 8.6 रुपीज़ का। ठीक है, तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी के शेयर्स में, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो डिविडेंड मिलेगा दैट वुड बी एट 4.3%, मतलब 4300 रुपीज़ आपको डिविडेंड की फॉर्म में अर्न कर सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज़ व्हाट दिस रेशियो इज़। और दूसरी बात मैंने बताई थी अर्निंग्स यील्ड रेशियो, मतलब चाहे मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में चाहे पैसा रखा जाए या फिर मुझे डायरेक्टली डिविडेंड ही मिल जाए, ओवरऑल मेरी अर्निंग्स क्या होंगी। और इसलिए यहाँ पर हम लोग अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करते हैं अपने करंट मार्केट प्राइस से। तो आप अर्निंग पर शेयर मतलब 14.3 को डिवाइड करेंगे 200 से, आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.12%, मतलब माय ओवरऑल अर्निंग्स, ठीक है, if I invest in this company would be at 7.12%। फाइनली जो लास्ट रेशियो है हमारा मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो, नाम से बहुत ही क्लियर है कि मतलब जो करंट मार्केट वैल्यू है हाउ डज इट होल्ड ट्रू इन टर्म्स ऑफ द बुक वैल्यू। जो हमारी थ्योरेटिकल बुक वैल्यू कैलकुलेटेड है वर्सेस जो जिस प्राइस पर एक्चुअली अभी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है हमारे शेयर की, ठीक है, स्टॉक मार्केट में वो। तो स्टॉक मार्केट मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर है आपका 200 और बुक वैल्यू इज एट 50, दैट मीन्स 4 टाइम्स। मतलब क्या है कि जो किसी रीज़न से जो हमारी कंपनी का शेयर है दैट इज बीइंग ट्रेडेड एट 4 टाइम्स द वैल्यूएटेड कॉस्ट ऑफ ₹50, जो बुक वैल्यू थियोरेटिकली हमने निकाली है उसका दैट इज 4 टाइम्स। ठीक है, सो ये सारे स्टॉक मार्केट रेशियोज थे